आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त सी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो कैसे हैं मेरे प्यारे से सारे बच्चे? तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के स्प्रिंट टेक्स्ट के 20 गारंटीड क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। तो भाई मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन चेकआउट करो, ताकि आपसे ये सारे गारंटीड क्वेश्चन इस एक पर्टिकुलर चैप्टर से मिस आउट ना हो जाएं। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो भाई देखें पब्लिक क्या होता है सेशन के अंदर। तो भाई हम देखो 2 सेशन की कर चुके हैं ऑलरेडी, एक है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और एक हम आर एनवायरनमेंट चैप्टर का स्प्रिंट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, जिसका मार्क्स वेटेज अगर बताऊं तो ये 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस एक पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। तो अब मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी वो जरूर अच्छे से पढ़ करके जाना, उसी तरीके के या उसी सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विद अ प्यारा सा मोटिवेशनल डोज कि डोंट काउंट द डेज मेक्स द डेज काउंट। एग्जैक्टली भाई, डेज मत काउंट करो कब आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम, डेज को काउंट करने दो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी खतरनाक है। जब प्रिपरेशन खतरनाक होती है ना तो ऐसा लगता है कि दिन जल्दी बीते भाई, हम एग्जाम दे और बात हमारी खत्म हो जाए। तो आई एम वेरी श्योर इस बार मेरे सारे बच्चे बोर्ड्स में पक्का फोड़ करके आने वाले हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल कि तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है एंड आई एम वेरी श्योर, प्रिटी श्योर कि तुम लोग सब बहुत अच्छे से पास होकर के आओगे। डोंट वरी, ठीक है। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। ये आपका शेड्यूल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो तो भाई सबसे पहले तो जरा मैम के लिए लाइक कर दो इस सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप मेरे प्यारे से नए बच्चे हैं, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर देना ताकि उनका भी ये सेशन मिस आउट ना हो जाए, उनसे ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है वो मिस आउट ना हो जाए। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द राउंड 1। 4 राउंड होंगे। राउंड 1 में हमारे थोड़े से इजी पीजी वेरी स्क्वीजी वाले क्वेश्चन, सेकंड में थोड़े से डिफिकल्ट, थर्ड में मोस्ट डिफिकल्ट एंड फोर्थ में भाई वेरी वेरी डिफिकल्ट आने वाले। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एक 1 मार्कर क्वेश्चन है। कैन यू नेम एंड एक्सप्लेन द 2 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा। तो भाई हाइड्रा का जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हाइड्रा से रिलेटेड क्वेश्चन तो अक्सर बार बार पूछा जाता है। तो हाइड्रा की बात करूं तो हाइड्रा 2 तरीके से, एक तो वाया द बडिंग प्रोसेस एंड वाया द रीजनरेशन आपका हाइड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है। मेनली वो बडिंग प्रोसेस के थ्रू, सेकंड नंबर पे उसका रीजनरेशन का प्रोसेस आता है जिसके थ्रू वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है। मेनली अगर आपको पूछा जाएगा तो आप बडिंग ही लिख करके आओगे, लेकिन अगर दूसरा पूछा जाएगा तो सॉरी फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए, मैंने बडिंग लिख दिया, सॉरी मैंने रीजनरेशन लिख दिया है, फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए, सॉरी मेरी गलती सॉरी, कभी कभी मैम से भी गलती हो जाती है, सॉरी। तो भाई दूसरा प्रोसेस होता है आपका फ्रेगमेंटेशन का, जिस प्रोसेस के थ्रू वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो बडिंग प्रोसेस आपका मेनली रहता है, पहले उसी को ही डिफाइन करना। अगर आपसे दूसरा प्रोसेस पूछा जाए तब आप उसमें फ्रेगमेंटेशन लिखना, नहीं तो भाई बडिंग प्रोसेस कंफर्म ही होता है, ठीक है। चलो moving ahead with the next question, what are testes? List 2 function performed by the testes in human beings। तो भाई testes क्या होती हैं और testes human beings में, मेल्स में परफॉर्म क्या करती हैं। तो testes की बात करें तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं आपके, सॉरी सेकेंडरी या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, हाँ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं आपके, मेल होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, और टेस्टिस जो होते हैं वो 2 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक तो पहला फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो स्पर्म फॉर्मेशन का, दे हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, एंड दूसरा वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस का। किसके सिंथेसिस का?
टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो आपके प्यूबर्टी की चेंजेस जो होते हैं, एडोलसेंट एज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये टेस्टिस जो होते हैं ओवल शेप्ड के होते हैं एंड दे आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेल्स इन द पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, क्योंकि टेस्टिस जो होती हैं उनको लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है आपके स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और 37 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर चाहिए होता है आपकी टेस्टिस को सिंथेसिस करवाने के लिए स्पर्म्स की और टेस्टोस्टेरोन की। तो इसीलिए भाई हमारे जो टेस्टिस होते हैं मेल्स में आउटसाइड ऑफ द बॉडी लोकेटेड रहते हैं। तो ये हो गया आपका फंक्शन, तो और ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिनेशन एंड स्टेट्स इट्स सिग्निफिकेंस। तो भाई ये 3 मार्कर क्वेश्चन है कि पॉलिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैं पॉलिनेशन की बात करूं तो पॉलिनेशन होता है आपका ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, transfer of pollen grains from anther to the stigma, from anther to stigma of same or different flowers or different फ्लावर्स। ठीक है, सेम और डिफरेंट फ्लावर्स ट्रांसफर होते हैं आपके एंथर्स जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर्स में से निकल करके दूसरे, या तो उसी ट्री उसी पेड़ में जो फ्लावर लगे होंगे उसके फ्लावर तक जाएंगे या अपने सेम फ्लावर तक जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अब भाई ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है ना सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस जब तक पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा ही नहीं। ठीक है, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं जब तक वो आपके एंथर में से निकल करके स्टिग्मा पर ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होगा कैसे, और जब फ्यूजन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। तो भाई सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी नहीं हो सकता है, और क्रॉस पॉलिनेशन जब होता है तो वेरिएशंस, और दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में भी वेरिएशंस आने के चांसेस हो जाते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स आपको दिख जाते हैं अगर उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। तो भाई ये आपके दोनों पॉलिनेशन के सिग्निफिकेंस हो जाते हैं। तो पॉलिनेशन जो होता है इट रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of the same or the different flowers. It helps in the process of fertilization, क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमीट को साथ में लाने का प्रोसेस करवाता है। और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो भाई वेरिएशंस जाने के, न्यू वेरिएशंस प्लांट के अंदर आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। समझे कि नहीं? वेरी गुड। मूविंग अहेड with the next question, the chromosome number of the sexually reproducing parents and their offspring is the same, justify this statement। बिल्कुल करेक्ट बोला है। अब देखो तुम लोगों को यहाँ से कंफ्यूजन होता होगा कि अगर मेल और फीमेल में आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो ये नंबर आपका ऑफस्प्रिंग में जाकर के डबल क्यों नहीं हो जाता, मतलब 23 पेयर्स आपके 23 पेयर्स प्लस 23 पेयर्स बना करके ये 46 पेयर्स क्यों नहीं हो जाते हैं, ये डबलिंग अप क्यों नहीं हो जाती है। बट ये चीज पॉसिबली नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी पॉपुलेशन में क्या आ जाएगी? अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, इसीलिए ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता, देखो ध्यान से सुनना। आपकी जो टेस्टीज होती हैं मेल्स में, टेस्टीज परफॉर्म करती हैं मियोसिस। ये मियोसिस जो होता है इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि टेस्टीज के अंदर क्या होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपके, ये मियोटिक डिवीजन जब टेस्टीज परफॉर्म करती है तो ये 23 पेयर्स आपके 23 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, आधे हो जाते हैं पेयर्स की जगह। तो 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम, ये 46 बन के 23 क्रोमोसोम्स ही रह जाते हैं जब टेस्टीज मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करके स्पर्म फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? स्पर्म की फॉर्मेशन करती है। सिमिलरली
सिमिलरली ये ओवरीज के साथ में भी होता है कि जो ओवरीज होती हैं आपकी, ओवरीज जो होती हैं उसके अंदर क्या होते हैं 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के, दैट इज द 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम्स। तो जब ओवरीज आपकी मियोसिस परफॉर्म करती है तो क्या फॉर्मेशन करती है? ओवम फॉर्मेशन करती है, और ये ओवम के अंदर क्या होते हैं? सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब ये जब ओवम और स्पर्म साथ में आपस में क्या करते हैं? फ्यूजन परफॉर्म करते हैं, तो 23 आपके स्पर्म में से और 23 आपके ओवम में से मिलकर के 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जो एक्चुअली में 23 पेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो नंबर होता है ये आपका स्टेबल रहता है, और ये स्टेबल इसीलिए रहता है क्योंकि उनमें मियोटिक डिवीजन परफॉर्म होता है। अगर ये नंबर स्टेबल नहीं रहेगा तो जो ऑफस्प्रिंग जनरेट होगा वो जेनेटिकली भी स्टेबल नहीं रह पाएगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। इसीलिए ये प्रोसीजर परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन आपके जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो आधे हो जाते हैं। ठीक है, और जब आपका स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करते हैं तो ये नंबर वापस से रीस्टोर हो जाते हैं। ठीक है, moving ahead with the next question, state the basic requirement for sexual reproduction, write the importance such reproduction in nature। तो देखो भाई बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट तो फ्यूजन करवाना जरूरी है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट, उसका फ्यूजन होना बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्या है? मैच्योरेशन ऑफ टेस्टीज एंड ओवरीज, मैच्योरेशन ऑफ टेस्टीज एंड ओवरीज, क्योंकि टेस्टीज एंड ओवरीज मैच्योर नहीं होंगी तो आपका क्या करेंगी? गैमीट फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगी। तो टेस्टीज का और ओवरी का क्या होना चाहिए? मैच्योरेशन होना चाहिए, ताकि वो गैमीट फॉर्मेशन प्रॉपरली कर सके। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये जब गैमीट्स आपके फ्यूज होंगे, फ्यूजन होगा इनका, तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा ही होगा। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन का नेचर में इतना इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपके दो अलग अलग तरीके के डीएनए आपस में, दो अलग अलग प्लेसेस से, दो अलग अलग जेंडर से, मेल से और फीमेल से आपके डीएनए क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डीएनए जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो रहे हैं। तो जेनेटिक मटेरियल फ्यूज होने की वजह से इसमें वेरिएशंस होने के चांसेस भी होते हैं, एंड वेरिएशंस आपको सर्वाइवल का एडवांटेज देते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में। दे प्रोवाइड सर्वाइवल एडवांटेज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट में ये सर्वाइवल एडवांटेज देता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? पब्लिक इजी है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है, बोथ सेक्सेस इन्वॉल्व होने चाहिए। इंपॉर्टेंस ये होता है कि फ्यूजन होता है तो डाइवर्सिटी जनरेट होती है, और मियोटिक डिवीजन होने की वजह से, इस तरीके का रिप्रोडक्शन होने की वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ऑफस्प्रिंग के अंदर वो भी स्टेबल रहते हैं। डबलिंग नहीं होती उन क्रोमोसोम्स की, जिसकी वजह से स्पीशीज की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार रीड जरूर कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है इसीलिए। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट राउंड। तो भाई नेक्स्ट राउंड के लिए मेरी पब्लिक रेडी है कि नहीं रेडी है? जरा सा हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन? लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ दिस यूनिक टेक्निक। तो भाई ये 1 मार्कर का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी 2 मार्कर का तो है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है, ये होता है इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें से न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। न्यू offsprings developed from the vegetative parts of the plant, developed from the vegetative parts of the plants, vegetative parts of the plants में से आपके parts of the प्लांट में से नए आपके ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं, जैसे कि आपके स्टेम में से, रूट्स में से, या फिर आपकी लीफ में से नए प्लांट्स डेवलप होते हैं। इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इसके 2 एडवांटेज ये होते हैं कि भाई आप सीडलेस प्लांट्स को भी ग्रो करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सीड्स की कोई जरूरत ही नहीं है। तो
जैसे बनाना हो गया, बनाना को इस प्रोसेस के थ्रू, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को इस प्रोसेस के थ्रू ग्रो करवा सकते हो। एंड दे बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अर्ली, दे बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अर्लियर देन द सीडेड प्लांट्स। जिन प्लांट्स के पास सीड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन प्लांट्स के पास सीड्स प्रेजेंट होते हैं, उन प्लांट्स से ज्यादा जल्दी ये वाले प्लांट्स ग्रो होते हैं जिनको आपने रूट, स्टेम्स या लीफ में से ग्रो करवाया हुआ होता है। ठीक है, तो भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें से हम नए प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और बहुत शॉर्ट इंटरवल में ग्रो करवा सकते हो, और सीडलेस प्लांट्स को भी आप ग्रो करवा सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू। Moving ahead with the next question, define reproduction. How does it help in providing stability to the population of a species? Reproduction is known as the fusion of male and female gamete for the formation of zygote. तो reproduction एक ऐसा process होता है जिसमें हम मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन करवा करके नए ऑफस्प्रिंग को जनरेट करवाते हैं, और ये स्टेबिलिटी मेंटेन करने में इसलिए हेल्प करता है क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मियोसिस का डिवीजन, मियोटिक डिवीजन परफॉर्म होता है आपके, मियोटिक डिवीजन परफॉर्म होता है आपके टेस्टीज एंड ओवरीज में। टेस्टीज एंड ओवरीज में जो आपके स्टेबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करता है, मेंटेन स्टेबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड साथ साथ में ये आपके क्या लेके आता है, वेरिएशंस भी लेकर के आता है आपके ऑफस्प्रिंग में, जो उसको सर्वाइवल एडवांटेज देता है। तो भाई रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करवाते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। डीएनए रेप्लिकेशन होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जिसकी वजह से वेरिएशंस आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है आपके मम्मी और पापा में से, तो उसमें माइनर सी मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो मिस्टेक्स आने की वजह से बहुत डिफरेंट चेंजेस और वेरिएशंस आ जाते हैं जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सर्वाइवल का एडवांटेज देते हैं। क्या देते हैं? पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सर्वाइवल का एडवांटेज देते हैं। Moving ahead with the next question, differentiate between sexual and asexual reproduction. तो भाई sexual and asexual reproduction को differentiate करना है। ये रहा हमारा sexual reproduction और ये रहा हमारा asexual reproduction। तो sexual reproduction में male and female gametes are involved. Male and female gametes are involved, ठीक है। एंड इसमें नो गैमीट्स फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमीट फॉर्मेशन, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। क्या होते हैं? दो पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर चांसेस ऑफ वेरिएशन, क्या होते हैं? मोर चांसेस ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस चांसेस ऑफ वेरिएशन, ठीक है, लेस चांसेस ऑफ वेरिएशंस। इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स, गैमीट फॉर्मेशन, सेक्स ऑर्गन्स और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन ऑर्गेनिज्म, वन पेरेंट, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती, कोई सेक्स ऑर्गन नहीं इन्वॉल्व होता, ना ही कोई जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, डायरेक्ट आपका नया इंडिविजुअल जनरेट होता है। Moving ahead with the next question, what happens when accidentally planaria gets cut into pieces? Bryophyllum leaves fall on the wet soil and on maturation sporangia of rhizopus burst. तो भाई देखो, अगर accidentally आप प्लेनेरिया को कट कर दोगे तो by the process of regeneration वो क्या हो जाएगा? न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू प्लेनेरिया डेवलप कर देगा रीजनरेशन के थ्रू। जैसे सपोज करो ये आपका प्लेनेरिया है, ठीक है, ये आपका प्लेनेरिया है, बड़ा खराब सा प्लेनेरिया बना मेरा, ये आपका प्लेनेरिया है,
ठीक है, ये गलती से यहाँ से कट हो गया, तो ये जितने भी 1, 2 और 3 पीसेस है, ये तीनों पीसेस न्यू प्लेन एरिया में डेवलप हो जाएंगे, न्यू प्लेन एरिया में डेवलप हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है ना, इनकी लीफ की एजेस पे या फिर लीफ की मार्जिन्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज बड्स जब फॉल ऑन सॉइल, जब सॉइल के ऊपर गिरते हैं, तो दे कैन डेवलप इनटू न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट, नए ब्रायोफाइलम प्लांट में डेवलप हो सकते हैं। और मैच्योरेशन स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस बर्स्ट, राइजोपस जो होता है आपका, राइजोपस जो होता है क्या होता है, फंगस होता है। एंड यू नो दैट फंगस परफॉर्म द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू आपके राइजोपस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगर राइजोपस बर्स्ट हुए तो उसके जो स्पोर्स होते हैं, जब वो बाहर निकल करके हवा में से एंटर करते हैं और धीरे धीरे कहीं वहां पे गिरते हैं सॉइल के ऊपर जहां पे मॉइस्चर होता है, तो वहां से आपका नया राइजोपस, नया फंगस ग्रो करने लग जाता है और इस प्रोसेस को हम स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। स्पोरेंजिया जो होता है वो डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में ऑन द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, which is also a type of asexual reproduction. Moving ahead with the next question, draw a label diagram of longitudinal section of flower exhibiting germination of pollen on stigma and label the important parts. तो भाई यहाँ पे वो आपसे डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का डायग्राम पूछ रहा है। तो ये हो गया आपका मिडिल पोर्शन जो कि होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 प्रेजेंट होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, 2 प्रेजेंट होती हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, 2 प्रेजेंट होती हैं सिनर्जिड्स और सिनर्जिड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे फीमेल गैमीट। ठीक है, एग सेल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आया क्या आपका पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन आया जिसने पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करी। ये की आपकी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन, और पॉलन ट्यूब जो होती है आपकी, उसके अंदर से क्या जाते हैं आपके मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 मेल गैमीट, और ये 2 मेल गैमीट, एक मेल गैमीट आपका एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, जबकि एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, किसके साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। और ये एंडोस्पर्म जो होता है आपकी जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये क्या हो गया आपका पॉलन ग्रेन हो गया। ठीक है, ये हो गया पॉलन ग्रेन, ये हो गया आपका पॉलन ट्यूब, ये हो गया स्टाइल, ये हो गई आपकी ओवरी, अंदर वाला पार्ट हो गया ओव्यूल, ये 3 हो गए आपके एंटीपोडल सेल्स, ये 2 हो गई आपकी पोलर न्यूक्लियाई, ये हो गए आपके सिनर्जिड्स, और ये व्हाइट कलर का हो जाता है एग सेल। ठीक है, ये व्हाइट कलर का हो जाता है एग सेल, एंड ये ग्रीन रेड कलर ब्लू कलर का हो जाता है आपका मेल गैमीट। ये हो जाता है मेल गैमीट। तो बस यही पूछा गया है आपसे। ठीक है, यही पूरा डायग्राम आपसे पूछा गया था जो मैंने आपको बना करके दिखा दिया। चलो, तो अब हम आ जाते हैं अपने राउंड 3 के ऊपर। तो पब्लिक सब रेडी हो ना राउंड 3 के लिए? चलो, तो लेट्स बिगिन आवर राउंड 3 विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल। अभी मैंने बताया ब्रायोफाइलम की लीफ की मार्जिन्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मार्जिन्स पे बड्स प्रेजेंट होते हैं। ये बड्स व्हेन फॉल ऑन सॉइल, they develop into new bryophyllum leaf, develop into new bryophyllum plant, ठीक है, न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट में आपके डेवलप हो जाते हैं। Moving ahead with the next question, write the changes that occur in flower once the fertilization has takes place. तो बस first ovary converted into fruit, fruit में convert हो जाती है। ovule जो होता है आपका वो आपके seed में convert होता है। remaining parts of the plant
ऑफ प्लांट फॉल्स ऑफ, गिर जाते हैं, ठीक है। एंड जो आपकी जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, क्या होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर्स क्या होते हैं, शाइन चली जाती है, 4 चेंजेस आते हैं उसके अंदर। एक तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, ओव्यूल जो होता है सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्रूट ओवरी जो होती है वो फ्रूट की फॉर्मेशन करती है। तो ये 4 इवेंट्स होते हैं आपके आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। Moving ahead with the next question, differentiate between fragmentation and regeneration। तो भाई fragmentation and regeneration में डिफरेंस ये होता है कि fragmentation जो होता है वो भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन ये सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जबकि रीजनरेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है सिर्फ एक रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जबकि रीजनरेशन जो है ना वो हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर नहीं होता है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हमारे जो लिवर के सेल्स होते हैं ना वो भी रीजनरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमारा लिवर जो है हम जैसा एक नया आदमी नहीं बना लेता। तो रीजनरेशन जो होता है वो हर ऑर्गेनिज्म में नया ऑर्गेनिज्म नहीं फॉर्म कर सकता। फ्रेगमेंटेशन जो होता है मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में होता है लेकिन जिनकी सिंपल बॉडी होती है, जबकि फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में होता है लेकिन उनकी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। ऑर्गेनिज्म पीसेस में ब्रेक होकर के नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है, इसमें कोई स्पेशलाइज सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि रीजनरेशन जो होता है वो पीसेस में ब्रेक होता है लेकिन जरूरी नहीं है वो हर बार एक नए इंडिविजुअल में ही कन्वर्ट हो। जैसे अभी मैंने आपको ह्यूमन का एग्जांपल दिया, या आप लिजर्ड की टेल का एग्जांपल ले सकते हो, और इसमें आपके स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो आपका रीजनरेशन का प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि ऐसे कोई सेल्स की रिक्वायरमेंट फ्रेगमेंटेशन में नहीं होती है। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक टाइप का केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो भाई व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं? तो भाई हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या आता है, कॉन्डम्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, डायफ्राम्स आ जाते हैं जो एक टाइप के फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, ठीक है, और आपकी आईयूसीडीज आ जाती हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जो आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट करवाई जाती हैं। सेकेंड मेथड आता है आपका केमिकल मेथड का। केमिकल मेथड में दवाइयां ली जाती हैं, आई पिल्स या ओरल पिल्स या फिर वजाइनल पिल्स ली जाती हैं, ओरल पिल्स या फिर वजाइनल पिल्स ली जाती हैं। ये आपकी काफी ज्यादा डेंजरस होती हैं, ठीक है। एंड थर्ड मेथड होता है आपका सर्जिकल मेथड, जो कि आपका 2 तरीके का होता है। ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है, फीमेल्स में ये होता है ट्यूबेक्टोमी, और वासेक्टोमी वास्ट डिफरेंस में कट करके उसको टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो रिलीज ना हो। तो ये होता है वासेक्टोमी जो मेल्स में किया जाता है। सर्जिकल मेथड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी, क्योंकि आपका भाई आपने क्या किया, फेलोपियन ट्यूब को ही काट करके बांध दिया, तो फेलोपियन ट्यूब आपकी ब्लॉक हो गई है, तो एग आपका पास ही नहीं होगा। तो जब ओवम ही नहीं होगा, एग ही नहीं होगा, फीमेल गैमीट ही नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन किसका होगा, फ्यूजन किसका होगा? Why the female sex ratio is declining day by day? भाई ये फीमेल फीटिसाइड की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? इलीगल फीमेल फीटिसाइड की वजह से। बहुत सारे ऐसे दकियानूसी लोग होते हैं, आपके ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, जिनको जब पता चल जाता है इलीगल तरीके से वो लोग सेक्स चाइल्ड ऑफ द सेक्स डिटरमाइन करवा लेते हैं कि बच्चा लड़का है या लड़की है। तो जब उनको पता चलता है लड़कियां हैं तो वो उसकी अबॉर्शन करवा देते हैं, बच्चा गिरवा देते हैं। इसी वजह से डे बाय डे हमारे फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, और ये इलीगल है। Which contraceptive method have larger side effects? अभी मैंने बताया आपकी केमिकल मेथड जो जिसमें ओरल और वेजाइनल पिल्स आती है, सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट उसी मेथड का होता है। क्योंकि ये आपके बॉडी में हॉर्मोन्स डिसबैलेंस कर देता है। फीमेल्स के अंदर जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन होता है उसका डिसबैलेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपका केमिकल मेथड के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं साइड इफेक्ट्स के, ठीक है।
मूविंग अहेड विद द राउंड 4। तो भाई पब्लिक राउंड 4 के लिए रेडी हो सबके सब? चलो तो लेट्स बिगिन आवर राउंड 4। गिव रीजन प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फीटस डेवलपमेंट एंड यूट्रीन लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पंजी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। प्लेसेंटा जो होता है आपका, उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो फीटस को एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं मदर ब्लड में से, और फीटस जो एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रोड्यूस करता है, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल से उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उसको रिमूव करने का काम भी आपका प्लेसेंटा ही करवाता है। और यूट्राइन लाइनिंग आपकी फर्टिलाइजेशन के बाद थिक और स्पंजी इसलिए हो जाती है ताकि जो ग्रोइंग जाइगोट है, तो जो जाइगोट है उसको वो क्या कर सके? कैरी कर सके और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सके अच्छे खासे अमाउंट में। तो भाई ये जो प्लेसेंटा होता है हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को और बेबी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। और यूट्राइन की लाइनिंग नेसेसरी होती है इम्प्लांटेशन के लिए। जब आपका जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद जब वो एम्ब्रियो बनेगा धीरे धीरे करके, तब वो यूट्रस के अंदर ही एंटर करता है। जाइगोट जो होता है आपके फेलोपियन ट्यूब में बनता है, लेकिन जाइगोट जब धीरे धीरे सेल डिवीजन करता है और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट करता है, तब वो यूट्रस के अंदर आ जाता है। तो यूट्रस उस एम्ब्रियो को कैरी कर सके, इसीलिए वो अपनी लाइनिंग को थिक करता है टाइम के साथ। Moving ahead with the next question, name two infection which is sexually transmitted in human beings. List two examples of diseases. भाई दो इन्फेक्शन आपको बताने हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका गोनोरिया, जो नाइजेरिया गोनोरी नाम के बैक्टीरिया के थ्रू पास होता है, और एक होता है सिफिलिस, जो कि ट्रेपेनोमा पैलेडियम नाम की एक बैक्टीरिया होती है, वो कॉज करती है। और वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन में आपका हेपेटाइटिस बी भी आता है, जो आपका हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, या फिर एचआईवी वायरस, एचआईवी एड्स वायरस जो होता है वो एड्स की डिसीज कॉज करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वो ये दोनों आपके वायरल इन्फेक्शन है और ये दोनों आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी बोलते हैं। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मल्टीपल फिजन, गिव एग्जाम्पल। तो भाई मल्टीपल फिजन क्या होता है? मल्टीपल फिजन में क्या होता है ना कि ये अमीबा आपका परफॉर्म करता है, या फिर आपका प्लाज्मोडियम भी परफॉर्म करता है, जो कि आपका क्या है? एक पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट। इसमें क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में, अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है? मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म करता है। क्या करता है? मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म करता है, बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर देता है। क्या कर देता है? बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर देता है। बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करने के बाद जब इसको स्पेसिफिक कंडीशन मिल जाती है, जिसमें उसको पता होता है कि वो खुद सरवाइव कर सकता है, खाना मिल सकता है, पानी मिल सकता है, तब वो साइटोकाइनेसिस की फॉर्मेशन करता है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन करता है हर एक न्यूक्लियस के अराउंड में, और बस फिर इसके थ्रू क्या होता है? मल्टीपल फिजन में जहां दो डॉटर सेल्स बनने वाली होती है, वहां पे मल्टीपल डॉटर सेल्स बन जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं, जिसमें इंस्टेड ऑफ टू डॉटर सेल्स आपके मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल, एंड न्यूक्लियस जो होता है रिपीटेड सेल डिवीजन करता है ताकि लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस बना सके, जिसके अराउंड में आपका साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन बनती है, और वो फिर बहुत सारे मल्टीपल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम एंड अमीबा इज द करेक्ट आंसर। अमीबा में ये प्रोसेस सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जो कि काफी रेयर है। प्लाज्मोडियम में ये प्रोसेस हमेशा ही होता है, ठीक है। Moving ahead with the next question, describe the reproduction by spores in rhizopus। तो भाई राइजोपस आपका फंगस है, फंगस में ये रिप्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये राइजोपस है, राइजोपस में ये जो लॉन्ग स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? हाइफे। ये जो होता है, ये हाइफे जो होता है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसका कोई रिप्रोडक्शन में काम नहीं होता है। ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपका, कोई रिप्रोडक्शन में काम नहीं होता है। इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये स्पोरेंजियम क्या करता है? बर्स्ट करता है, तो ये जो स्पोर्स होते हैं रिलीज्ड इन द एयर। बर्स्ट होने के बाद दीज स्पोर्स आर रिलीज्ड इन एयर, और जब ये स्पोर्स जहां जहां आपकी मॉइस्ट सॉइल होगी, जहां जहां आपकी मॉइस्ट सॉइल होती है, वहां पे एक न्यू राइजोपस डेवलप होना इस स्पोर्स में से डेवलप हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो भाई यहाँ से आपको एक बता देती हूँ मेरे प्यारे सीबीएसई क्लास 10th के बच्चों, रिवाइज ऑफलाइन मैराथन आपके सारे मास्टर टीचर्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं रिवाइज इंडिया ऑफलाइन मैराथन, जिसमें भाई हम देंगे सर्जिकल स्ट्राइक्स बोर्ड को आपके साथ। तो भाई इन डेट्स पे आपके सारे मास्टर टीचर आने वाले हैं, तो पुणे, हैदराबाद और दिल्ली के बच्चे भाई रेडी हो जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक पे बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपके बोर्ड्स में आपको पक्का हेल्प करने वाला है। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो पुणे में भाई हम 12 और 13, हैदराबाद में 14 एंड 15 एंड बाकी दिल्ली में हम आने वाले हैं 16 एंड 17 को, जिसमें बहुत सारी अमेजिंग चीजें होने वाली हैं। वो अमेजिंग चीजें इसीलिए अमेजिंग है क्योंकि ये आपको जेन्युइनली आपके बोर्ड्स के एग्जाम में हेल्प करने वाली है सर्जिकल स्ट्राइक करने। तो अगर मैं आपके एड्रेसेस की बात करूं तो ये आपके तीनों पुणे, हैदराबाद और दिल्ली के एड्रेस हैं। जिसको आपको नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस इवेंट को अटेंड करना है, जो कि मस्ट है क्योंकि आपके पास बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी इस इवेंट को अटेंड करने के बाद, तो आपका लिंक जो है वो सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हो। और ये पूरे उस शेड्यूल का कॉपी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। 10 to 12 PM स्टूडेंट पेरेंट काउंसलिंग होगी। मतलब भाई देखो, इस टाइम पे एग्जाम्स हैं, आपके पेरेंट्स जो होंगे वो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको हेल्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई वो आपके साथ रहेंगे एग्जाम में, हम नहीं होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे। तो आपके पेरेंट्स आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कैसे कर सकते हो, ये सब हम यहाँ पे जानने वाले। उसके बाद 12 से 1 हम लाइव कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे, जहां पे आपके गारंटीड क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी एंड इंग्लिश के। एंड बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपका मैक्सिमम वेटेज बनाता है आपके बोर्ड्स एग्जाम का। एंड फिर हम लाइव डाउट सॉल्विंग भी करेंगे, जहां पे आप हमसे हर एक सब्जेक्ट के अनगिनत डाउट्स पूछ सकते हो। और फिर 4 से 6 होने वाले हमारे गारंटीड क्वेश्चंस, जिसमें हम रिवील करेंगे आपके सारे सॉल्यूशंस जो गारंटीड आपके बोर्ड्स एग्जाम में आने वाले हैं। और बाय इवेंट पे आपको फ्री नोट्स और प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलने वाले हैं जो आप अपने बोर्ड्स में यूज कर सकते हो। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट नहीं करनी है। तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ पुणे, हैदराबाद और दिल्ली के स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास जो बच्चा इन ऑफलाइन इवेंट्स को अटेंड करेगा ना, उनके पास एडिशनल बेनिफिट्स भी होने वाले हैं। तो वो एडिशनल बेनिफिट्स स्टार्ट होंगे आपके हमसे पूछो कैंपेन में। अब ये हमसे पूछो कैंपेन है क्या, वो बताती हूँ। देखो, हमसे पूछो कैंपेन में मतलब ये है कि आप हर समय ऑनलाइन डाउट्स पूछते रहते हो कि मैम ये डाउट बता दो, वो डाउट बता दो। तो भाई ये डाउट्स आप फेस टू फेस हमसे पूछ सकते हो ऑनलाइन, इवन आफ्टर क्लास के बाद। एंड जो बच्चा इस ऑफलाइन इवेंट में आएगा, अटेंड करेगा, उस बच्चे को आज से लेकर 1 महीने तक 1-on-1 लाइव डाउट सॉल्विंग वेदांतु ऐप का फ्री एक्सेस मिलने वाला है, जिसका फायदा आपको पता है क्या है? देख सकते हो आप इस बच्चे को, जिसको डाउट हुआ उसने तुरंत अपने डाउट को क्लिक किया और अपने मास्टर टीचर को भेज दिया। जिस मास्टर टीचर ने विदिन 9 सेकेंड्स के अंदर उसका सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। तो ये जो है ना, आप इससे अनलिमिटेड डाउट सॉल्व करवा सकते हो। मतलब आप 1 या 2 डाउट नहीं या 10-15 डाउट नहीं, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो इस पर्टिकुलर डाउट ऐप से। और ये डाउट ऐप सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो इस ऑफलाइन इवेंट में आने वाले हैं। एंड साथ में आपके पास बहुत सारे स्कॉलरशिप कैंपेन्स एंड अमेज़न वाउचर्स भी मिलने वाले हैं, जो उन बच्चों को मिलेंगे जो ऑफलाइन इवेंट अटेंड करेंगे एंड जो लकी विनर्स रहेंगे उस इवेंट में, जिसका अनाउंसमेंट आपको वहीं पे किया जाएगा। एंड बहुत सारी गुडीज भी हैं। और सबसे अच्छी चीज बताएं क्या है जो हमारे लिए, कि हम आपसे मिलेंगे। भाई हमारा बड़ा मन है, तो जरूर आइएगा, अपने पेरेंट्स को भी साथ में जरूर लेकर के आइएगा। आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपके पर्टिकुलर बोर्ड्स एग्जाम के लिए। इंग्लिश एग्जाम आपका सबसे फर्स्ट है, तो इंग्लिश की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपकी वहां पे होने वाली हैं, जिसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेव द डेट्स, जल्दी से रजिस्टर कर लो। लिंक जो है वो आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
तो चलो अब जल्दी से अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में, लेकिन उससे पहले जरा मैम आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दे देती है जो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग आंसर करके, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन जिसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो जाते जाते जल्दी से जरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिसका लिंक जो है वो आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि आपसे कोई भी ऐसे अमेजिंग सेशंस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एंड उसके लिंक या फिर उसका कोई अपडेट मिस आउट ना हो जाए। तो भाई जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर देना। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।